बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GNN पे खबर है। मेरे साथ है ताहिर मलिक और मैं आरिफ हमीद भट्टी, और हमारे साथ हर दिल अजीज़ आप सबके मोहतरम काशिफ अब्बासी साहब है। तीन स्टोरी में बात करें। मुआहदा खुफिया क्यों रखा गया, नैब कानून में बार बार तब्दीली क्यों करना पड़ रही है, PDM लॉन्ग मार्च करेगी, तरीके मदद देगी या महज वक्त गुजारेगी, IMF के साथ मामला तय, महंगाई का नया सुनामी तैयार। मलिक साहब आप इजाजत दे तो काशिफ अब्बासी साहब से शुरू कर लूं, ये बड़ी मुश्किल मिलते हैं। नहीं बिस्मिल्लाह करें। अस्सलाम काशिफ अब्बासी साहब। जी वालेकुम सलाम भट्टी साहब, कैसे हैं? अल्लाह का। अच्छा काशिफ साहब, आपकी नज़रों से गुजरा होगा 21-22 दिन लोगों को मुश्किलात में रखा, ताकत के इस्तेमाल की बातें की गई, ये भी कहा गया कि राफ फंडिंग करता है भारत। कल मुआहिदा हो गया और पाकिस्तान एक बहुत बड़ी खून रेजी से बच गया, इसमें सैकड़ों शहादतों का खदशा था। काशिफ अब्बासी साहब ऐसे इसे किस नज़र से देखते हैं? भट्टी साहब, ये मामला इतना सिंपल है नहीं। मैं इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से देखता हूँ। देखें, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि बहुत सी यहाँ पर शहादतें हो सकती थी, बहुत से मसाइल हो सकते थे, उससे बच गए हैं। लेकिन इसको दूसरी तरह से भी देखें, ये छठा मौका है जब तहरीके लब्बैक पाकिस्तान एक धरना लेकर इस्लामाबाद या किसी दूसरे शहर में जा रही है। अब उसका नुकसान ये है, जो जिस तरह मैं इसको देख रहा हूँ, कि हर कुछ अरसे बाद ये आते हैं, ये कोई डिमांड्स अपनी सामने रखते हैं। देखें, आप ये जत्थों से तो ये तवक्को नहीं कर सकते कि कोई भी शख्स जत्थे लेकर आए, वो अपने सारे मुतालबात मनवाए और सब गुडी हो जाए और वो आप उनके मुतालबात मान लें। होता क्या, तरीकाकार फिर वही है। कुछ डिमांड सामने आती हैं, हुकूमत पहले बड़ा सख्त स्टैंड लेती है, जैसे आपने कहा इस केस में लिया गया, इंडिया से रॉ फंडिंग है। मैं एहसन इकबाल साहब के बयान पढ़ रहा था जब उनके वक्त में ये आए थे सामने, उस वक्त भी एग्जैक्टली यही आर्गूमेंट था कि इंडिया की तरफ से फंडिंग आ रही है। उस वक्त भी इसी किस्म के इल्ज़ाम लग रहे थे इनके ऊपर। तो कहते हैं कि जी इंडिया से फंडिंग लेते हैं, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, रियासत की रेट चैलेंज नहीं करने देंगे। फिर इनको रोका जाता है, किसी का धरना दे के बैठते हैं, फिर सख्त बयान आते हैं और उसके बाद फिर आप जाते हैं और उन्हीं से मुआहदा करते हैं, उनके तमाम मुतालबात मानते हैं। कभी कोई इसका दस्तखत करने वाला होता है, उसमें जो मुतालबात लिखे होते हैं गवर्नमेंट उस वक्त सर से उतारने के लिए कि खून रेजी ना हो, बातें मानती है और कुछ अरसे बाद दोबारा उन्हीं मुतालबात के साथ वो दोबारा मार्केट में आते हैं, दोबारा ये कहते हैं कि जी हम एक और धरना लेकर आ रहे हैं वरना हमारे मुतालबात माने। आखिर कब तक ऐसे चलेगा? देखिए, ये इस तरह दुनिया भी काशिफ साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि कुछ मुतालबात रखते हैं, गवर्नमेंट मुतालबात करती है और कुछ अरसे बाद दोबारा उन्हें आना पड़ता है। दोबारा इसका मतलब है मुआहिदा करके जो मुनरफ होता है वो ठीक कर रहा है। देखिए मुआहिदा, भट्टी साहब देखें, इसमें यह भी देखें कि मुआहिदा कौन कर रहा है और किस वजह से कर रहा है। एक तो मुआहिदा वो होता है भट्टी साहब, आप मेरे पास आते हैं और हम दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट के साथ ये फैसला करते हैं कि हमने कोई काम करना है जिसमें आपको लगता है आप भी ठीक है, मुझे लगता है मैं भी ठीक हूँ, यही काम होना चाहिए। एक है आप मेरे यहाँ पर पिस्तौल रख के मुझे कहेंगे जनाब ये मेरी डिमांड्स हैं, हालांकि मैं उससे एग्री ना करता हूँ, लेकिन वक्ती तौर पर बला टालने के लिए या मुश्किल टालने के लिए मैं ये कहूँ कि हाँ अब मैं ये मान लेता हूँ। उसकी वजह यह है कि शायद मुझे ये बात माननी पड़ेगी। इतने सारे लोग हैं, जिस तरह आपने कहा कि इतने दिन तक पूरे पाकिस्तान का निज़ाम, GT रोड बंद है। मैं पिंडी कल गया, पिंडी में रास्ता निकलने का कोई नहीं था, एक जनाजा पढ़ना था, उसके लिए रास्ता कोई नहीं मिल रहा था कि मैं कहाँ से जाऊँ और वापस कहाँ से आऊँ। तो ये भी देखें कि किस तरह मुतालबात मनवाए जाते हैं। मुतालबा जिस तरह फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने का मुतालबा है, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कोई हुकूमत पाकिस्तान की ये मुतालबा नहीं मान सकती, क्योंकि उसके जो नुकसानात हैं आप या मैं भी उसको देखते हैं और कहते हैं कि इसका नुकसान इस मुल्क को बहुत बड़ा है। इस वक्त जब कश्मीर का मसला है, कोई भी मसला हो, तो हमें आगे से कहा जाता है जी आपकी मईशत है क्या, आप किस बुनियाद पर किसी से बात कर सकते हैं, पहले अपनी मईशत खड़ी करें दुनिया में। ये मैं भी आज किसी को कहता, जब कश्मीर हुआ आपको याद होगा UAE के सफ़ीर ने जो इंडिया बैठे थे उन्होंने उसके हक में बयान दिया। चंद दिन बाद सऊदी अरब ने जाके 18-20 अरब डॉलर की अरामको जो कंपनी है उनकी, उसने जाके वहाँ पर अंबानी के साथ इन्वेस्टमेंट कर दी और वो बार बार हमें कहा गया देखें जी आपकी तो मईशत इस काबिल नहीं कोई आपके साथ खड़ा हो, आप कैसे आपके साथ कोई खड़ा होगा, पहले अपने आप को ठीक करें, मईशत ठीक करें। अगर आपने वो मईशत ठीक करनी है तो इस सफ़ीरों को निकाल के तो ये मईशत हम बराबरी की सतह पर तो किसी के साथ नहीं आ पाएंगे।
तो ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कुछ मुतालबात गैर मंतकी होते हैं लेकिन इसलिए मान लिए जाते हैं क्योंकि किसी तरह इनको फिलहाल हटाया जाए यहां से। अच्छा काशिफ, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ काशिफ अपना मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा आप आम बंदे की भी हम बात करें, ये एक किस्म की आपसे गपशप ही है। मेरा सवाल ये है कि दुनिया में सिविलाइज वर्ल्ड में जब इस तरह की कोई वाक़यात होते हैं तो किसी का जो बिज़नेस लॉस होता है, 11 से 12 दिन तकरीबन जो जीटी रोड है वो सेंट्रल पंजाब है और मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड है, तो जिन लोगों का बिज़नेस बंद रहा है, जिन लोगों को ट्रांसपोर्ट को लॉस हुआ है, 5 पुलिस वाले शहीद हो गए हैं, 5 फैमिलीज हमने यतीम हो गई हैं, कितने लोग इस दुनिया से चले गए हैं, तो क्या हमारे यहाँ तो ये कंपनसेशन का कोई रुझान ही नहीं है? मतलब यहाँ पे इस तरह का कोई निज़ाम है कि आपका जो रियासत का फेलियर है लॉ एंड ऑर्डर ना देना, तो इन बिजनेसेस का क्या कसूर था जो 12 दिन बंद रहे हैं? देखिए बात आपकी टेक्निकली तो ठीक है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप गलत कह रहे हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन स्टेट को आप स्टेट की तरफ से भी देखें, स्टेट क्या कर रही है या स्टेट क्या ठीक या गलत कर रही है, दैट ऑल्सो यू हैव टू सी। स्टेट के पास अब किधर जाएंगे? मैं तो सिर्फ इस तरह देख रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून का दौर उठा लें या आज का दौर उठा लें, आप दोनों अदवार को देख लें, कैसे रियासत जाएगी और उनको कहेगी हाँ जी वो आ गए थे, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सके, आप ये पकड़े पैसे, आपकी कॉम्पनसेशन ये है, लेकिन इसको परमानेंट हल करना पड़ेगा इन चीज़ों का। मेरा ख्याल है ये बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान जैसे मुल्क में कि आप उनके पास जाएं और उनको कहें कि जनाब ये आपकी जो खराबियां थी हम उसका अजाला कर रहे हैं। चले क्या हाल क्या आप देखते हैं परमानेंट? चले लेट्स टॉक लाइक दैट। मतलब अगर हम तो एक जर्नलिस्ट माइंड के लोग हैं ना, हम कोई हुकूमत तो नहीं है, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि परमानेंट हल क्या है? इस हर 6 बार तो हम धरना कर चुके हैं, परमानेंट हल क्या है आपके नज़दीक? सर परमानेंट हल तो इन सारों को बिठा के बात करनी पड़ेगी। देखें अगर आप ये कहेंगे कि इसका कोई लॉजिकल हल है, लॉजिकल हल तो नहीं है किसी को, और लॉजिकल इसलिए नहीं है कि जो दूसरी साइड है, मैं माफ़ी चाहता हूँ बड़ी माजरत के साथ, मुझे उसमें लॉजिक नज़र नहीं आ रही। देखिए लॉजिक होती है ना एक, आपको जो भी आप लॉजिक देखते हैं और आप कहते हैं हाँ ये बात में मुझे लॉजिक नज़र आ रही है, मैं इसके साथ लॉजिकली बहस कर, मंतकी तरीके से कोई बहस हो सकती है उनके साथ। मुझे नहीं लगता तहरीके लब्बैक के साथ मंतकी बहस हो सकती है, क्योंकि जब आपको मुफ्ती साहब का बात सुना तो आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, आज आपसे बात करने का मजा आएगा, आपका मूड खुशगवार है। जरा तुराब साहब सुनाए तो मुफ्ती मुनीब सर हमारे हैं। हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के माबैन इत्तेफाक राय से मुआहदा तय पा चुका है। आइंदा अशरे में इसके मुस्बत नताइज सामने आ जाएंगे। इस मुआहदे की तफसीलात मुनासिब वक्त पर सामने आ जाएंगी। मैं मीडिया के दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि 1-2 दिन अगर आपकी दुकान पे मंदी हो जाए तो मुल्क व मिल्लत की खातिर उसकी कुर्बानी दे दीजिएगा। मुस्बत नतायज आ जाएंगे और मीडिया की मंदी रहेगी, इस बारे में आप क्या फरमाते हैं? बाकी मैं बाद में बात करूंगा। आपको याद ये भी बताता चलूं कि तहरीक लब्बैक के लोगों ने बहुत सारे मीडिया वालों से शिकवे किए, मारा पीटा, इवन के मुझे भी कहा कि आप हमारी कवरेज नहीं करते, आप ये है वो है। तो आप क्या समझते हैं, आप हमें क्या करना चाहिए इसे भी बच जाएं और मुस्बत नतायज भी आ जाएं? सर ये तो बड़ा मुश्किल है ना। देखिए जब पेम्ब्रा ऑर्डर कर देता है आपको कि जी आप ये काम नहीं कर सकते, आप क्या करेंगे? ये तो पेम्ब्रा आपको ऑर्डर कर, मेजॉरिटी केसेस में तो पेम्ब्रा आपको ऑर्डर कर देती है कि ये काम नहीं हो सकता, आप तहरीके लब्बैक की या ऐसे किसी ग्रुप की कवरेज नहीं कर सकते। अब आप मुझे बताएं उसके अंदर आप क्या करेंगे? आपके पास कोई ऑप्शन है सवाए इसके कि आप कवरेज ना करें? इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है? दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि जी मज़हब का इस्तेमाल, जब आप मज़हब का या मजहबी नारा इस्तेमाल करते हैं कोई भी, उसके बाद बहुत से चैनल्स शायद ये भी देखते हैं कि क्या ये मुल्क के लिए ठीक नहीं। ये सेल्फ सेंसरशिप जिसको हम कहते हैं वो भी कई केसेस में होता है। भट्टी साहब ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि बहुत से लोग शायद इस वजह से भी ना करते हो, लेकिन इशू है, न्यूज़ को कवर तो होना चाहिए, किसी भी एंगल से कवर हो। मैं तो ये सेंसरशिप के तो सख्त खिलाफ हूँ कि सेंसरशिप नहीं होने चाहिए किसी सूरत भी। लेकिन अब है, अब क्या करें? यहाँ से तो ऊपर से सरकार ऑर्डर कर देती है कि जनाब ये काम आप नहीं कर सकते। अच्छा काशिफ साहब, मैं अब आ जाता हूँ आपके साथ हल्की फुल्की थोड़ी सी बात करने। एक आपने फरमाया जत्थों को हक नहीं दिया जा सकता। जत्थों, एक जत्था 2014 में भी चला था जिसने तारीख का सबसे 126 दिन रोड ब्लॉक रखा, हमें आयतें सुनाते हैं। दूसरी तरफ आपने फरमाया गन पॉइंट पर फैसला मान ले।
तो ये कैसी हुकूमत है? एक तो खुद वज़ीर आज़म मुंतहिब उस वक़्त के नवाज शरीफ को कहती थी रिज़ाइन दे, सिर्फ 4 लोगों का मामला था, कौम का मामला नहीं था, कौम का मामला नहीं था। ठीक हो गया। इसी जीटी रोड से वो गए, इसी जीटी रोड से गए। ना इनके पास उस वक़्त पैराशूट थे, ना इनकी गाड़ियों में फ्लाइंग गेयर थी। ये मरीद के से भी गुजरे, कामों की से भी गुजरे, गुजरांवाले से भी गुजरे, मरीद कबले। तो अब किस मुंह से इसको रोक रहे हैं? भट्टी साहब, अगर आप क्योंकि हम उस टाइम इकट्ठे ही थे, आपको मेरी पोजीशन याद हो, मैं उस वक्त भी कहता था कि ये गलत है, जिसकी वजह से वो लिस्टों में भी जो जाली लिस्टें बनती थी उसमें भी हमारे नाम आते थे कि उन्होंने पैसे पकड़ लिए। बात पैसे पकड़ने की उस वक्त भी नहीं थी। उस वक्त भी मेरे ऐसे लोगों का उस वक्त भी ये ख्याल था कि आप इस तरह करो। और आपको याद होगा एक दफ़ा जब 15-14 तारीख को इमरान खान साहब निकले, 15 तारीख को मैंने कहा जी आप जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर खुद ही बन गए हैं, आप ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप ही सजा दे रहे हैं और आप ही कह रहे हैं कि होना क्या चाहिए। देखिए, मैं धरनों के खिलाफ नहीं। देखिए, यहाँ पे मिसिंग पर्सनस के धरने होते हैं, धरना किसी भी वजह से कोई भी किसी वजह से भी कर सकता है, वो मेरा इशू नहीं है। मेरा बड़ा इशू ये है, और उस वक्त भी था, कि किसी भी सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ आपको पता होता है कि आप किस वजह से बाहर आ रहे हैं, क्या हो रहा है। मैं तो उस टाइम धरने का उस टाइम भी मुखालिफ था। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि मेरे ऊपर मेरा ये ख्याल था कि धरना इमरान खान साहब गलत लेकर आ रहे हैं। और मैं आज भी देखें, अगर लॉजिकली कोई चीज़ मुझे ठीक नजर आएगी, मैं यकीन माने उस वक्त भी कहूँगा हाँ ये मंतकी तौर पर धरना या जलसा, जुलूस, लॉन्ग मार्चेस गलत नहीं है। किस वजह से कर रहे हैं वो वजह भी साथ अगर जोड़ेंगे तो अहम होती है। क्या वजह है आप आ रहे हैं? इमरान खान साहब ने कहा 4 हल्के, या उनका उस वक्त ख्याल था कि ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल था कि जो इमरान खान साहब इस्तीफा मांग रहे हैं शायद वो तरीका ठीक नहीं। मेरा ख्याल था ठीक है। अच्छा काशिफ, जरा आज के हवाले से मैं चाह रहा हूँ आपकी राय ली जाए। मेरी राय, आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं कि बहुत बड़ा एक क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस आया कि आपके वज़ीर दाखिला हैं, वज़ीर इत्तलात हैं, उनकी बात लब्बैक वालों ने नहीं तस्लीम की और ओवरऑल उन पर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। उनकी लैंग्वेज ठीक नहीं थी, स्टाइल ठीक नहीं था, लोगो लहजा ठीक नहीं था, ये सारा इतराज़ हुआ है। एक तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या और सुनने में ये भी है, आप हमसे ज़्यादा खबरें रखते हैं कि अल्टीमेटली इस्टेब्लिशमेंट की एक बहुत बड़ी शख्सियत, जो क्राइसिस था हुकूमत और लब्बैक के दरमियान, वो ये था कि कोई क्रेडिबल बंदा नहीं मिल रहा था जो गारंटी दे। और एट द एंड ऑफ द डे इस्टेब्लिशमेंट की एक अहम शख्सियत ने गारंटी दी कि नहीं, आप ये मुआहदा करें, हम इस पर अमल दरामद कराएंगे। तो क्या हमारे यहाँ हुकूमतें बस कंपनी की मशहूरी ने बस ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? हाउ यू सी ऑल दिस? देखिए, हुकूमत वक्त का मसला ही होता है जी, हर हुकूमत का। आपको याद होगा कि जब इस फैज़ाबाद धरना तो उस पर दस्तखत किसने किए? जब पहला शाहिद खाकान अब्बासी साहब के दौर में आया था, किसने दस्तखत किए थे? ये भी आपको याद होगा। वो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हुकूमत को लोग उस वक्त की जो भी अपोजिशन होगी, वो क्योंकि धरना लेकर ही गवर्नमेंट के खिलाफ आ रहे हैं, तो कहते हैं जी आपके साथ मायदा नहीं करना। अगर आप कल मुकर भी गए तो वो कहते हैं कोई ऐसा गारंटर जिसके पास हम कल जा सकें, जो इनको भी कह सके और हमें भी कह सके। वो फिर इस्टेब्लिशमेंट ही बनती है, वो फिर आर्मी चीफ भी बनते हैं। तो ये भी एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है इस मुल्क की कि लोग हुकूमतों को ट्रस्ट नहीं करते, किसी और को ट्रस्ट करते हैं। लेकिन वापस मैं ज़रा भट्टी साहब ने जो पिछली बात की थी, मैं धरने पर रुक गया। मैं ज़रा इस पर, वो जो 2014 के धरने पर, मैं उस वक्त भी कहता था, मैं आज भी वही कहता हूँ भट्टी साहब, मसला ये है कि आप किस हद तक जा सकते हैं अपने मुतालबात लेकर। हो सकता है आपको लगता है कि आपका मुतालबा ठीक है, ये भी मुमकिन है कि आपको ये लगता हो कि मुतालबा आपका 100% दुरुस्त मुतालबा हो सकता है, मुझे ना लगता हो। लेकिन कहीं ना कहीं बैठकर आप अपने मुतालबात बाहर रखते हैं, लोगों के सामने रखते हैं, विच इज़ हाउ इट वर्क्स। लोगों के सामने आप अपना मुतालबा रखते हैं। अब आप एक हुकूमत है, आपकी बात लोग मानते हैं नहीं, माफ़ी चाहता हूँ, आप तरीके लब्बैक हैं, आप इमरान खान हैं, लोग मानते हैं नहीं मानते, वो तो बात की बात है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये ठीक है कि कल यहाँ पर कोई 50,000 लाख का ग्रो एक और आ जाए यहाँ पे और कहे कि जी हमारा ख्याल है कि इस मुल्क में ये होना चाहिए? क्या उनकी बात माननी चाहिए? बस अगला सवाल तो आप लोगों से, क्या उनकी बात मान लेनी चाहिए? मैं उसका जवाब देता हूँ। बदकिस्मती है जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी ना हो, पॉलिटिशियन किसी के कंधों पर चढ़ के आए, जहां पीपल्स पार्टी को भी लॉन्ग मार्च करना पड़े, नून लीग को भी खड़ा करे, जज सेवान वुकला को भी लॉन्ग मार्च करना पड़े, वुकला को भी, जिसमें जज सेवान तकरीरें करते थे। आप कानून की आज हुक्मरानी ले आए क्रॉस दी बोर्ड, आपको एहतजाज की जरूरत नहीं रहेगी। एहतजाज हमेशा नाइंसाफी है। हाँ, पुरतशद्दद एहतजाज की ना गुंजाइश थी, ना है, ना होनी चाहिए। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की अभी कि मैं आपके पास बैठूं, आप मेरे पास बैठे। कानून की हुक्मरानी का, एक सेकंड रुक जा।
मुझे ये बताएं, इस धरने का या इस मार्च का कानून की हुक्मरानी से क्या लेना? नहीं, उसकी बिल्कुल आप बहुत बड़े बड़े माशाल्लाह है। 4 वादे मैंने नहीं किए थे, अगर वादे किए तो पूरे करते। वो बंदा पॉलिटिक्स के करने के काबिल ही नहीं है जो टेबल टॉक नहीं कर सकता। आपने कहा जी गन पॉइंट पे ले लिए, वो कैसे गुजरा है जिन्होंने गन पॉइंट पे बात मान ली? अगर वो इंप्लीमेंट नहीं, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ये मुआहदा था ही नहीं अब कि फ्रांस के सफीर को वापस भेजा जाए। ये भी गलत बयानी की जा रही है लोगों के साथ, वन साइडेड गुमराह किया जा रहा है। सिर्फ ये था कि आपको भी असम्बली में भेजे, ये जरा 60 चलाए, फिर मैं बताता हूं फिर असल इनकी क्या है। असल आपस में फितना कौन था, कौन खून रेजी चाहता था। 60 तरासन सुनाइए जरा। जो बातें तय हो रही थी उसके बारे में भी टीवी पर झूठ बोला जाता कि इनका मुतालबा है कि फ्रांसीसी सफारत खाना बंद कर दो, फ्रांसीसी सफीर को भेज दो, यूरोपियन यूनियन से ताल्लुकात तोड़ दो। ये झूठ था, सरासर झूठ था। ठीक है, अब बताएं मुफ्ती मुनीब साहब जो फरमा रहे हैं ये मुतालबा नहीं था, अब आप रहनुमाई फरमाएं। सर देखिए, फिर मुतालबा था क्या ये बताएं ना। आप ये तो बता रहे हैं कि क्या मुतालबा नहीं था, फिर ये बताएं कि मुतालबा था क्या। अच्छा, मेरा ख्याल था कि मैंने तो आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी। अच्छा, मुझे बात करने का मेरा ख्याल था कि ऑफ द रिकॉर्ड का एयर वाई का सुपरस्टार एंकर को आज मैंने गेस्ट लिया, चले मैं ही दोबारा मेहमान बन जाता हूँ। मुतालबा ये था कि आपने साद रिजवी को कमिटमेंट किया उसे रिहा करना है, आपने उसको बैन गलत किया, सुप्रीम कोर्ट में नहीं वो बैन खोलेंगे, गिरफ्तार बंदे रिहा करेंगे। अब मुझे ये बता दें, मुकदमा भी वापस ले, मुकदमा भी उसके बाद आप सब एग्रीमेंट करते हैं और पूरे नहीं करते। क्या ये सियासत का फेलियर नहीं है कि 13 साल से जमहूरियत चल रही है और जमहूरी लोगों का वो इत्मीनान नहीं करे और तीसरी ताकत को आके खून रेजी बचाना पड़ रही है। इस वक्त खुदा ना खास्ता 150-200 शहादतें हो जाती तो हम क्या कर रहे होते टीवी पे? खुदा ना खास्ता नहीं, खुदा ना खास्ता ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है कि देखें, ताकत का इस्तेमाल तो रियासत, किसी भी रियासत और हुकूमत की कोशिश होती है कि ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए। आम लोगों पर खुसूसी तौर पर अगर उनकी कोई डिमांड्स भी हैं तो उसके साथ बैठ के बातचीत और नेगोशिएशन की, ये बात आपकी 100% है। अच्छा, एक और सवाल काशिफ साहब, मैं कुछ नाअहली की तरफ निशानदेही करना चाहता हूँ। काशिफ, लाहौर से वो चलता है जुलूस, अभी वो जिला कचहरी नहीं पहुंचता, पंजाब हुकूमत पिंडी इस्लामाबाद पूरा जीटी रोड खुंद के खोल देती है। ये क्या दानिशमंदी है? जब आपके पास वायरलेस है, आपको पता है अभी लाहौर की दूर से 3 दिन लगेंगे, पिंडी इस्लामाबाद जेलम गुजराले वालों की जिंदगी आबाद कर दे, ये कैसी दानिशमंदी है? ये बात ठीक है, लेकिन सर मैं तो सिर्फ इस वक्त देख रहा हूँ कि हुकूमत, जो भी हुकूमत हो, ये जौन सी भी हुकूमत है, मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ कि वो हुकूमत क्या करेगी, वो क्या सोचेगी, वो क्या सोच रही होगी। असल सवाल तो यही है ना भट्टी साहब। मेरे ख्याल में आई मीन दिस इज जस्ट अ व्यू। वो ये देख रहे हैं कि लाहौर से निकल आए हैं और लाहौर से निकलेंगे तो उनको कंट्रोल कैसे किया जाएगा। मैं ये जानता हूं, मैं किसी पुलिस वाले के साथ कल ही बैठा हुआ था, उन्होंने कहा कि जी सबसे बड़ा मसला उस वक्त ये हो रहा था कि आईजी को गुस्सा इस बात का था कि लाहौर से, क्योंकि पहला प्लान ये था कि लाहौर से निकलना नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर उनको ना रोका जाता उनको जीटी रोड पर, तो पुलिस का ये ख्याल था फिर वही होता जो पहले 2017-18 में हुआ था जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी। अच्छा, इंफॉर्मेशन आप जरा गिने कि पुलिस ने लाहौर में थे तो इस्लामाबाद तक कंटेनर कितने लगाए, खंदकें कितनी खोली और लाहौर में 1000 से ज्यादा शेल मारे। ओ भाई, ठीक है, मुज़ाकरात करना भी एक तरीका कार है, नजायज मुतालबा नहीं मानना चाहिए। मैं वज़ीर आज़म की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता कि मुल्क को खून खराबे से बचा लिए, गो कि इसका असल क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है, लेकिन मजबूरन चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आज़म है, उनकी तारीफ ना करना आप ही ने सिखाया, ये इंसाफ नहीं होगा। जी मलक साहब। हाँ काशिफ, मैं ये थोड़ा सा, हमें तो पढ़े लिखे लोगों ने यही बताया कि जो जमहूरियत होती है उसमें जो हुकूमत की इंफॉर्मेशन होती है वो लोगों का हक है, क्योंकि ये अवाम की हुकूमत है ना, अवाम के ज़रिए, राइट टू नो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये किस किस्म की ये हुकूमतें हैं हमारी, किस किस्म की रियासत है? 2021 में ये हमें सीक्रेट कहते हैं, हमने जो मुआहदा किया आपको बताना नहीं। और दूसरा मेरा आपसे थोड़ा सा वो भी मैनरिज्म का सवाल है। आप कहेंगे कि
बड़ी वो अपना अंग्रेजी मार रहा है कि इस क्राइसिस के बाद जब आपके मुल्क में वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात की क्रेडिबिलिटी चैलेंज हो जाए, उनका क्या हुकूमत में मुस्तकबिल आप देख रहे हैं? दो मेरे सवाल हैं आपसे, कमेंट्स है, चलें लेट्स पुट इन दैट वे। सर एक तो ये बात तो आपकी ठीक है कि कैसे मुमकिन है कि इस दौर में, इस वक्त में आप ये ना बता सकें किसी को कि मुआहदा क्या किया आपने। आई टोटली एग्री विद यू। दूसरा, ये जो आपकी क्रेडिबिलिटी वाली बात है, देखें इस मुल्क में क्रेडिबिलिटी किसको चाहिए? इस मुल्क में ना किसी की क्रेडिबिलिटी है, ना किसी कोई क्रेडिबिलिटी मांगता है, ना कोई कहता है कि किसी शख्स की या किसी की भी बात की क्रेडिबिलिटी। आपके वज़ीर आज़म साहब जब ये कहें कि यू टर्न तुरा इम्तियाज़ होता है, तो उसका मतलब क्रेडिबिलिटी की, वो क्रेडिबिलिटी को नहीं मानते, पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी को मानते हैं कि सियासत उस वक्त जो मांगती है हम उसको दे दें। यानी अगर सियासत कहती है कि इस वक्त हमें झूठ बोल देना चाहिए या कहीं भी बात से पीछे हट जाना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है। क्रेडिबिलिटी नाम की चीज बाहर के मुल्कों में होती है, बहुत सारे मुल्क में क्रेडिबिलिटी किसी को नहीं चाहिए। काशिफ बासी साहब, मैं बताता हूँ किसकी क्रेडिबिलिटी है, जिसको वज़ीर आज़म को 175 वोट पड़ते हैं और 350 वोट किसको पड़ते हैं। क्रेडिबिलिटी का सवाल आपने बड़ा अच्छा उठाया जी काशिफ अब्बासी साहब। सर मुझे कंफ्यूज, ये आवाज ठीक से समझ नहीं आई, क्या कह रहे थे? अच्छा चलें, कुछ उन्होंने सिंपली वजह से ही सारा काम, उन्होंने आर्मी चीफ को अप्रिशिएट किया कि उनकी वजह से ये अमन हुआ है या खूनखारी नहीं हुई, सिंपल लैंग्वेज में। बिल्कुल ठीक है सर। ये देखिए किसी ना किसी ने रोल प्ले करना है, जैसे उन्होंने कर दिया इस दफ़ा, पहले भी कर चुके इस तरह के धरनों में किरदार, वो पहले भी अदा कर चुके हैं, कोई ये नई चीज़ तो है नहीं। मेरा अपना ख्याल है कि जो भी करे, अगर बेहतर है कि एक चीज़ को अच्छे तरीके से हल कर लिया गया है तो बहुत अच्छी बात है, चाहे वो आर्मी चीफ के करने से हुआ, चाहे वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती, आर्मी चीफ होते। मेरे ख्याल में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, लेकिन ये बात ठीक है कि इस तरह की चीज़ों, ये देखें इधर काशिफ साहब, आप तस्वीर देख रहे हैं, हमारे दोस्त अकील करीम डैडी साहब भी हैं, मनीब साहब भी हैं, हमारे सिपा सलार भी हैं। जी जी, वो मैंने देखी हुई है, वो मैंने पहले अच्छा माफी चाहता हूँ, मुझे नहीं पता था कि आप टीवी देख रहे हैं। अच्छा, ये जरा रहनुमाई फरमाएं कि ये सुना है कि प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े नाराज हैं, उन्होंने हुक्म दिया था आईजी पंजाब के जो अच्छी शोहरत के आमिल है, ईमानदार है राव सरदार, अब वो कुछ अफसरों और अपनी कबीना में तब्दीली हो सकती है, आप क्या समझते हैं? आप तो इस्लामाबाद बैठे हैं, बाखबर हैं। मुझे नहीं लगता सर इस टाइम तब्दीली कोई, अगर आपका इस तनाजुर में ख्याल है कि कोई तब्दीली होगी तो बहुत मुश्किल मुझे नज़र आता है कि इस तनाजुर में कोई तब्दीली हो। आपको पता है कि ये बात जिस दिन हुई थी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में कहा गया कि आप साद रिजवी को रिहा कर दें। प्राइम मिनिस्टर उस वक्त बिल्कुल नहीं माने, उनका ये ख्याल था कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये उनका व्यू था। अब आपके सामने हालात के इसकी वजह से, यानी इस सारे मामले की वजह से आपको लगता है कि क्योंकि अगर तब्दीली होनी है तो प्राइम मिनिस्टर का व्यू गलत साबित हुआ है, लोगों का व्यू तो गलत साबित नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर ये 2-3 चीजों पे बिल्कुल तैयार नहीं थे। आपको याद होगा कि पहले एक दफा ऐसा हुआ था, बड़े नामों वाले, भट्टी साहब को एक चीज याद कराने लगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज भट्टी साहब को याद कराने लगा। भट्टी साहब, आपको याद होगा किसी ने कहा था कि इनको कौमी धारे में वापस लाना चाहिए, बिल्कुल, और उस वक्त किसी ने कहा था, किसी ने जवाबन कहा था कि नहीं जी, इनको बिल्कुल कौमी धारे में वापस नहीं लाया जा सकता। याद है आपको बड़ी साहब? जी बिल्कुल याद सर। तो उस वक्त भी ये बड़ा फर्क था, वही फर्क आपको आज भी नजर आएगा कि यहां से कहा जा रहा था इस्लामाबाद से कि उसको रिहा नहीं करना, इनको 4 शेड्यूल से नहीं निकालना, इनको कलदम रहना पड़ेगा। और उसकी वजह ये उनका ख्याल है कि अब भी उनका ख्याल है कि ये आखिरी बात या यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई है, ये बात आगे जाके काशिफ साहब से 2 सवाल इसके बाद मलिक साहब डिमांड रखेंगे। इसके बाद मलिक साहब लेंगे। एक तो गुजारिश ये है कि एक तरफ वक्त के वज़ीर आज़म जो बिल्कुल पाकिस्तान के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तरीके तालिबान जिन्होंने 80,000 शहादतें की, जिसमें पाक फौज के जर्नैल, सिपाही, आम शहरी हो गए, उनसे माफ़ी का ऐलान करते हैं और उनसे मुज़ाकरात की ख्वाहिश रखते हैं, पीडीएम से, तरीके लबैक से नहीं करते। दूसरा, एक तरफ अपोजिशन सड़कों पर है, पीडीएम सड़कों पर है, पीपल्स पार्टी सड़कों पर है, मौजूदा हुकूमत का मुस्तकबिल काशिफ अब्बासी, और एक और ऐसी खबर है जो आपके पास खबर है, उसके बावजूद जो हालात कशीदा है, क्या फ्यूचर देख रहे हैं? मुश्किल में बहुत तहरीक इंसाफ की हुकूमत भट्टी साहब मेरे ख्याल में। अच्छा, मैं थोड़ा सा मुश्किल जरा बताएं ना, मुश्किल क्या है? इसके साथ जरा एक और चीज़ भी जोड़ लें, ये जो नैब का जो ऑर्डिनेंस है, ये महीने में 2-2 दफ़ा बदला जा रहा है, इसका उसी मुश्किल से ताल्लुक है कहीं? सर देखिए, ये मुश्किल तो बहुत सारी है ना।
मुश्किल कोई एक साइड से थोड़ी आती है, मुश्किल तो बहुत जगह से आती है। इस वक्त इस हुकूमत की जो बड़ी मुश्किल वो एक पेज फट चुका है, मुझे लगता है कि एक पेज बड़ा मुश्किल में है इस वक्त। वो एक बहुत बड़ी वजह बनी, आपने देखा एक नोटिफिकेशन ऐसा था जो आने का नाम नहीं ले रहा था। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपस में जिसकी ये गंगाराम के एमएस का, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, जरा आप मुश्किल कह रहे थे वो जरा रहनुमाई फरमाएं। मेरा तो ख्याल सी कि मैं आरे पट्टी साहब को फोन करके बाद पूछांगा, पट्टी साहब ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है की हो रहा है, ਤੁਸੀਂ मेरे को पूछ रहे हो, ਤੁਹਾਡੇ तो ज्यादा बेहतर कौन जानता है कि नोटिफिकेशन। बड़ी बात है, आप इस्लामाबाद बैठे हैं, आप क्या समझ रहे हैं हुकूमत को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है अगर हैं तो? सर देखिए, सबसे बड़ा ये याद रखिएगा भट्टी साहब कि ये हुकूमत अपने सर पे और थोड़े से बैसाखियों के सारे खड़ी है। तो अगर वो बैसाखियाँ ही आपसे अगर नाराज़ हों, खुश ना हों, तो आप जानते हैं कि इसका नुकसान किसको होता है। मुझे लगता है कि ये वही काम चल रहा है कि अभी इस हुकूमत को थोड़ी सी मुश्किलात इसी चीज़ की हैं कि ये हुकूमत इतनी स्टेबल नहीं है, और क्योंकि इनको अगला इलेक्शन लड़ना हो या ये हुकूमत स्टेबलाइज करके चलानी हो, इनको ज़रूरत है सहारे की। और अगर वो सहारा नहीं रहेगा तो ज़ाहिर है ये फिर अब मैटर ऑफ टाइम कि क्या वो इस चीज़ को ठीक कर सकेंगे या नहीं। अगर वो नहीं कर सकते तो मुझे लगता है कि अगले चंद कुछ अरसा, कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने इस हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किल का सबब बन सकते। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान इन हालात को देखते हुए कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, हम समझ रहे हैं? सर मुझे मुश्किल लगता है, उसकी वजह यह है कि हुकूमत इन हालात में, इस हुकूमत का सरवाइव करना, एक अगर आप कहते हैं मुश्किल, बड़ा फैसले से मुराद यह है कि वो असेंबली तोड़ दें या इस तरह का कुछ करें, मुझे लगता है कि उनका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मगर काशिफ यहीं पे थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ एक चीज़ को डिस्कस करना। आप नहीं समझते कि ये ज़्यादा बेहतर होगा इस हुकूमत के लिए कि वो इलेक्शन करा दे, और दूसरी तरफ अगर वो कंटिन्यू करते हैं, जो महंगाई का अजाब उनके सर पे आया हुआ है, बेरोज़गारी का अजाब है, जो क्रिटिसिज्म है, और ये जो दुनिया का फेलियर है, उससे जान नहीं छूट जाती? आप नहीं समझते? सर लेकिन वो जान छूट जाती पर वापस नहीं आते ना। असल मसला तो ये है, सिर्फ जान छुड़ाना मसला नहीं है। कौन आएगा फिर आपके ख्याल में? पॉपुलर भी होती है सर देखिए, ये नहीं आएंगे, ये बड़ी मुश्किल में होंगे। मेरा अपना ख्याल ये है कि तहरीक इंसाफ मुश्किल में होगी, क्योंकि इस वक्त जो एक पॉपुलर पब्लिक परसेप्शन बन गई है तहरीक इंसाफ के बारे में, वो यही है कि ये परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। महंगाई की वजह से इनका ग्राफ बहुत ज़्यादा नीचे चला गया। अगर तो ये है कि ये हुकूमत को लगता है कि हम अभी भी कहीं ना कहीं स्टेबलाइज्ड हैं, कुछ अच्छे काम भी किए हैं, लोगों में कुछ थोड़ी सी गुडविल भी है, तो शायद उस सूरत में मुमकिन है कि ये हुकूमत तोड़ने का सोच सकते हैं। लेकिन इन हालात में तो हुकूमत तोड़ने का सोचना मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ही है। अच्छा काई साहब, आप कह रहे हैं हुकूमत तोड़ सकते हैं, लेकिन आप मुस्तकबिल में पीटीए के इत्तेहादियों को किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? सर इत्तेहादी तो जाहिर है वो जिस तरफ हवा चलेगी उसी तरफ चले जाएंगे। इत्तेहादी तो हवा के साथ आए थे, हवा अगर बदलेगी तो हवा के साथ वो भी बदल जाएंगे। इत्तेहादियों का क्या है भट्टी साहब, इत्तेहादियां थी, का फिक्र ना करो, इत्तेहादियां का कोई रोला नहीं। असल रोला यह है कि क्या तहरीक इंसाफ जिस मुश्किल में तहरीक इंसाफ है उसको स्टेबलाइज कर पाएगी या नहीं। असल चीज़ वो जो है ना, सारे कैमरे इस वक्त तहरीक इंसाफ की तरफ। अगर तहरीक इंसाफ इसको स्टेबलाइज कर सकती है फिर तो इत्तेहादी भी साइड पे इसी जगह खड़े रहेंगे। काशिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया। दिल नहीं कर रहा था आपसे इजाज़त लेने की, बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपसे सीख रहे थे हम, लेकिन मुझे पता है आपका प्रोग्राम भी और लोग आपको एयर पे इंतजार कर रहे हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहें, कुछ देर बाद मिलते हैं, ब्रेक। थैंक यू। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमारे साथ काशिफ अब्बासी थे। ब्रेक के बाद हमारे साथ नहायत काबिल एहतराम साबिक गवर्नर सिंध मियाँ मोहतरम नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा के तर्जमान मोहतरम मोहम्मद जुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भट्टी साहब क्या हाल है? अल्लाह का। अच्छा जुबैर साहब, गुजारिश ये है, एक तो नैब में रोजाना ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीमें आ रही है, क्या इन हालात में पीडीएम जो जलसे कर रही है क्या लॉन्ग मार्च कर सकती है अदम एतमाद, या क्या आप समझते हैं कि पीडीएम की आइंदा हिकमत अमली क्या होगी? पीडीएम
आपको पता है जब बनी थी तो उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, एएनपी भी शामिल थी, तो जो भी वजूहत थी उसमें मैं नहीं जा रहा, बट पीपल्स पार्टी एक मेजर फोर्स थी और वो पीटीएम से निकल गई। और उसके बाद पीटीएम के वो जो था ओरिजिनल जो भी ऑब्जेक्टिव थे उसको जाहिर है तकवीत नहीं मिली। अब हम तो समझते थे पीटीएम का कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन हुकूमत ने खुद इतने मौके दे दिए हैं कि अब पीटीएम दोबारा फाल हो गई है और आइंदा की हिकमत अमली का तो नहीं मैं कह सकता, ना लॉन्ग मार्च का कह सकता हूँ, बट हुकूमत पर प्रेशर जारी रखेंगे जिसमें लॉन्ग मार्च की भी एक ऑप्शन है। तो जुबैर साहब, क्या आप समझते हैं हुकूमत अपना टाइम पूरा कर पाएगी 2023 तक? जो मौजूदा मुल्क में सूरत हाल है, महंगाई है, बेरोजगारी है, टीएलपी का मामला भी आपके यकीनन इल्म में होगा। जी, मेरा ख्याल है, देखिए हुकूमत जितनी, एक तो परसेप्शन पॉलिटिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इस वक्त ऐसा परसेप्शन है कि हुकूमत बहुत ही वीक ग्राउंड पर है और आपने खास तौर पर ये जो टीएलपी का मुआहदा हुआ है, इसमें अगर आप मेन प्लेयर्स देखें कि हुकूमत के वजीर दाखिला इन्वॉल्व नहीं है उसमें, और बल्कि जो लीड कर रहे थे मुफ्ती साहब, उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वजीर दाखिला के लिए और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के लिए, और हुकूमत चुप करके उसको एक्सेप्ट भी कर दी है, और जिस तरह से मुआहदा हुआ है उसमें जाहिर सी बात है हुकूमत की कमजोरी नजर आई है। हर हुकूमत ने कमजोरी दिखाई है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये तो बिल्कुल ही घुटने बैठ गए हैं। और इस किस्म का मुआहदा जिसकी किसी को समझ नहीं आई कि गारंटर्स, मुफ्ती साहब कैसे गारंटर्स हो सकते हैं, वो किस हैसियत में गारंटर हैं, उनकी क्या पोजीशन है। तो हुकूमत तो बिल्कुल नाम की कोई चीज है ही नहीं इस वक्त, बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है। तो अगर इमरान खान के पास ऑप्शन है जाहिर है असेंबलियां डिसॉल्व करने का, लेकिन अगर इमरान खान किसी तरह से मुश्किल तरीन तरीके से आगे 2 साल, पौने 2 साल गुजारना चाहते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो समझ रहे हैं कि वो यहाँ से इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी और हुकूमत के लिए मईशत को ठीक करके वो अवाम को खुश कर सकेगी। तो वो तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है, यहाँ से नीचे जाना है। और हुकूमत का कंट्रोल जो है, और हुकूमत का मैं आपको ये भी बता दूँ, बहुत से लोग वैसे तो सब बात करते हैं, बहुत से एमएनए हमारे से बात कर रहे हैं, बट मैं वैसे बहुत सीनियर अरकान का भी बात करता हूँ, जो मिनिस्टर्स भी हैं, सब हैं, वो इतने नाखुश हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। ये पहले फैसला किया जाता है कि जाके ये बात करनी है कि ये हिंदुस्तान से वो ले रहे हैं, फंडिंग ले रहे हैं और इनको सपोर्ट है हिंदुस्तान की, और फिर उनको शटअप कॉल दी जाती है तो वो सारे चुप करके पीछे हो जाते हैं। तो मतलब मेरे लिए तो हुकूमत चलाना अगले 1.5 पौने 2 साल बिल्कुल ही नामुमकिन है। ज़बरदस्ती चला लें वो और बात है, और दूसरी बात ये है कि वो जो एक था पहले जो एक कॉन्सेप्ट चला आ रहा था कि सेम पेज का है, अब तो लगता है वो भी शायद उस तरह से पेज बरकरार नहीं रहा, तो कैसे करेंगे? ज़ुबैर साहब, आपने कहा कि हुकूमत की समझ नहीं आ रही, मेरा आपसे सवाल है, मुझे मुस्लिम लीग नून की भी नहीं समझ आ रही कि उसकी लीडरशिप क्या है, उसका फेस क्या है। एक मरीम साहब आती हैं, बड़ी अग्रेसिव होती हैं, बड़ी डेमोक्रेटिक होती हैं, बड़ी सख्त पोजीशन लेती हैं, फिर 2-3 महीने के लिए वो खामोश हो जाती है, पता नहीं लगता वो पाकिस्तान में है, घर में है, कहाँ चली गई हैं। देयर इज़ नो कंसिस्टेंसी। और शहबाज शरीफ साहब कभी वो आगे आ जाते हैं तो मरीम साहबा गुम हो जाती है। तो ये आप हुकूमत के साथ एक मुकाबला कर रहे हैं कि हमने भी कंफ्यूज रख रहे हैं लोगों को कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस? नहीं, मुकाबला तो नहीं कर रहे, लेकिन ये आपकी बात सही है कि PMLN के हवाले से ज़्यादातर लोग कंफ्यूजन के शिकार हैं, लेकिन मैं उसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं। एक तो वो ज़माना ख़त्म हो गया कि 3-4 महीने मरियम चुप रहती थी, अब चुप नहीं रहती, बिल्कुल वो भरपूर पिछले 1.5 साल से तो तकरीबन हर वक्त होते हैं। ये ज़रूर है कि जिस स्टेज पर शहबाज शरीफ होते हैं उसमें मरियम नहीं होती, वो और बात है, लेकिन वो भरपूर सियासत कर रही हैं और शहबाज साहब भी कर रहे हैं। तो सर ऐसा नहीं है कि अगर दोनों लीडर इकट्ठे हों तो वो कहते हैं ना 50 और 50 100 हो जाएगा, ठीक है, चले मान लिया शहबाज साहब की सॉफ्टनेस बड़ी अच्छी है, वो भी पॉलिटिकल विजडम है, मरियम में एग्रेशन है, वो भी ब्यूटीफुल है, तो आपकी पार्टी अपनी ताकत को इकट्ठा क्यों नहीं करती? देखें, मैं वही समझा रहा था कि ये एक हकीकत है कि मरियम नवाज का जो स्टांस है वो बहुत एग्रेसिव है और जिसको मज़ाहमती सियासत कहा जाता है, और शहबाज शरीफ साहब मुफाहमती सियासत को तरजीह देते हैं। ये इसमें एक तो जो सर्कमस्टांसेस है ना, जो हालात पिछले 3 साल में रहे हैं,
उसका बहुत अमल दखल है और वो बिल्कुल इस तरह से है कि हमारी नज़र में, और वो शहबाज शरीफ भी उसमें शामिल है, हम समझते हैं कि हमें इवन प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, ना ही इलेक्शन 2018 में, ना उससे पहले ना उसके बाद, चाहे वो करप्शन केसेस के हवाले से थे, पकड़ धकड़ के हवाले से, और ज्यादती और जेलों में डालने के हवाले से थे। तो जब ऐसा माहौल होता है, पकड़ धकड़ का माहौल होता है जो रहा है पिछले 3 साल में, और जिसका कोई भी नतीजा नहीं निकला, तो एक मुजाहिमती ग्रुप तो बिल्कुल नेचुरल फिनोमेना होता है ना, कि लोग कहते हैं कि इसको रिएक्ट करके, जब तक आप रिएक्ट नहीं करेंगे, मुजाहिमत नहीं करेंगे, फोर्सफुली अपना बयानिया आगे लेके नहीं जाएंगे, और वर्कर्स की तरफ से प्रेशर बहुत रहा है कि जी आप वो ज़बरदस्त तरीके से मुजाहिमत करें और फिर जाके आपका काम होगा। अब मियाँ शहबाज शरीफ की नज़र में मुफाहमती तरीका ज़्यादा सही है, लेकिन इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू जो कि एक जाहिर है हमें उस नतीजे तक पहुंचाएगी जो हम अचीव करना चाहते हैं। अच्छा ज़ुबैर साहब, गुजारिश है कि आप फरमा रहे हैं कि इसका फैसला मुफ्ती मुनीब साहब और बाज़ ताकतवर लोगों ने करवाया है, वरना ये जो बहुत ज़्यादा खूनरेज़ी हो सकती थी। क्या जिन लोगों ने ये फैसला कराया, हमारे एक दोस्त होते थे मोहम्मद ज़ुबैर, वो 5-6 घंटे की उनकी मुलाकात हुई थी अहम शख्सियत से, क्या अब दोबारा रास्ता बन सकता है उनका उनसे मुलाकात का? नहीं, मतलब PLP का मेरे से मैं उनके साथ मुलाकात का तो कोई रास्ता नहीं, वो तो एक वक्त में नहीं अहम हलकों से मेरी गुजारिश है, अहम हलकों से जिनसे हमारे एक दोस्त है ज़ुबैर साहब, उनकी कुछ अर्सा पहले मुलाकात हुई थी, क्या दोबारा रास्ता हमवार हो सकता है मौजूदा सूरत हाल में? नहीं, मौजूदा सूरत हाल में एक तो वो मोहम्मद ज़ुबैर साहब पर इसका इन्हिसार नहीं है। अगर पार्टी लीडरशिप ये समझेगी कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि हमने वो रास्ता तर्क कर दिया है कि जी उससे कुछ हासिल नहीं होता, पिछली दफ़ा भी कुछ हासिल नहीं हुआ था, मेरा नहीं ख्याल है वो तरीका है वो जो ज़्यादा सही तरीका है। और अब हालात बिल्कुल यकसर बदल चुके हैं, तो मेरा ख्याल है अब वो बातचीत करनी, अब तो एक अवाम के कोर्ट में चला गया फैसला, और वहीं फैसला होगा कि, और उस वक़्त जिस तरह से इमरान खान की हुकूमत को सपोर्ट मिल रही थी, और एक शायद उन हलकों में एक गलत या एक अपनी थिंकिंग थी कि शायद मीशत अपने बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी आइंदा आने वाले महीनों में, हम जब अब पीछे मुड़ के देखते हैं 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो मीशत तबाह बर्बाद हो चुकी है। इस वक्त तो मीशत का इतना ख़राब हालत है कि अब तो कोई भी नहीं क्लेम कर सकता, तो मेरा नहीं ख्याल है अब कोई ज़रूरत भी है उस किस्म की बात की। ज़ुबैर साहब, आपने शुरू में एक बात कही थी कि लगता है जैसे वो एक पेज भी हिल गया है, तो आप क्या समझते हैं उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी एक तो वजह ये जो 6 अक्टूबर का वो था ISPR की अनाउंसमेंट। देखिए, मेरा ताल्लुक भी बैकग्राउंड भी मिलिट्री से है, और हमें सबको पता है कि पिछले 30-40 साल में आपका भी तजुर्बा है कि मिलिट्री का एक तरीक़ेकार होता है, और वो ISPR अनाउंस कर दे, पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स अनाउंस करते हैं, सिर्फ एक शख्स की नहीं बाकी जनरल्स की भी उससे ज़ाहिर है इफेक्ट हो रहा था। और वो हमारी नज़र में, क्योंकि वज़ीर आज़म के ऑफिस ने, ना वज़ीर आज़म ने ये या किसी और ने ये कहा है कि 6 अक्टूबर से पहले वज़ीर आज़म का और आर्मी चीफ का इस पर एग्रीमेंट नहीं हो गया था जनरल फैज़ को पेशावर को कोर कमांडर बनाने के हवाले से, तो हमारी नज़र में तो वज़ीर आज़म ने एग्री करने के बाद वो पीछे हट गए, और जिन वजूहात की वजह से हटे वो हमें नहीं पता किन वजूहात की, आज तक नहीं बताया। अच्छा ज़ुबैर साहब, ये बताइएगा, रहनुमाई फरमाइएगा, कहा जाता है कि शायद मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी कुछ लोगों की राब्ते हो रहे हैं, इसमें कितनी हकीकत है? अच्छा, ये जो इसमें ये मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि ये जब हम कहते हैं ना राब्ते हो रहे हैं, तो उससे एक शायद तासुर ऐसा होता है कि वो राब्ते किसी से मिलिट्री के किसी नुमाइंदे से या उनसे हो रहे हैं, उनसे बिल्कुल कोई राब्ते नहीं है मियाँ नवाज शरीफ के। राब्ते जब हम बात करते हैं तो उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करते हैं, जिसमें CMLN की लीडरशिप भी है शामिल, दूसरी पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं, और उधर से कोई राब्ते नहीं। देखें, मियाँ नवाज शरीफ मोर देन एनीवन है, बिल्कुल एक बात पर कन्विंस है कि हमने कोई चीज़ उल्टे सीधे तरीके से जोड़ तोड़ करके नहीं आनी, और अगर आएंगे तो हम अपनी टर्म्स पर आएंगे, और हमारी टर्म्स बिल्कुल सिंपल हैं। जो हम डिमांड कर रहे हैं वो है, हम कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जिसमें सबको इवन प्लेइंग फील्ड मिले।
उसके लिए अगर अच्छा मैं जुबैर साहब, मरियम साहिबा ने एक बलूचिस्तान के इशू पे ट्वीट किया और डिलीट करना पड़ा, क्या आप समझते हैं कि इन हालात में मरियम साहिबा को इस किस्म के ट्वीट करने चाहिए? और दूसरा, क्या आप समझते हैं आने वाले दिनों में मरियम नवाज और शहबाज शरीफ का एक बयानिया हो सकता है किसी स्टेज पे? देखिए, वो बलूचिस्तान के हवाले से जो एक बड़ा सिंपल है, शी इज कमिटेड टू द कॉज ऑफ द पीपल ऑफ बलूचिस्तान, और इसमें किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए। वो एक जज्बाती उनका वो है। जब पिछले साल अक्टूबर में वहाँ कोयटा में जलसा था, तो वो सब फर्स्ट पॉलिटिकल लीडर थी जो मिसिंग पर्सन की फैमिलीज को रीच आउट की थी और उनको वहाँ जलसे में बुलाया था और एक शो केस किया था। बड़े सिंबलिज्म बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो बलूचिस्तान के अवाम और उनके हकूक के हवाले से तो शी इज कमिटेड, और उन्होंने वो जब डिलीट करने के बाद मेरा ख्याल है उसकी एक्सप्लेनेशन भी कर दी थी, तो उसके साथ वो क्लोज हो गया था और बलूचिस्तान के लिए आवाज उठाते रहेंगे। मतलब उसका कोई वो खुदा ना खासा वो वाला नजरिया नहीं है जो इंडिया का है, जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा इंडियंस का। हम तो अपने लोगों अच्छा जुबैर साहब, अब ना आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, वो गोरा साहब कहते हैं कि जी अपोजिशन जो होती है ना वो गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है। शहबाज साहब का मैं बयान पढ़ रहा था, आपके जितने भी रहनुमा वो सारे कह रहे हैं तबाह हो गया मुल्क, हर तरफ मतलब मसाइल ही मसाइल हैं। तो अगर आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान के आने वाले दिनों में सबसे बड़ा मसला क्या होगा, अगर आपकी जमात उस पर कोई सोल्यूशन लेके आएगी? देखिए, एक तो सोल्यूशन जब आप कहते हैं ना, वो बड़ी अजीब सी बात होती है। बिल्कुल ऐसे ही है कि आप पूछें जो क्रिकेट टीम हार रही है आजकल इंडिया की, सोल्यूशन कोई बता दे पुराने क्रिकेटर से, इंडियन क्रिकेटर से सोल्यूशन क्या भाई? अच्छा खेलें, और अगर खेल नहीं आता तो क्या कर सकते हैं? तो अगर हुकूमत में इतने नाअहल लोग हैं, कैपेसिटी है ही नहीं, जो मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, पहले दिन से क्या इलेक्शन से पहले आप लोग शायद उसको देखते नहीं थे, उनके पास कोई थे ही नहीं, कोई 200 लोग नहीं थे कि जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं और पता नहीं क्या आके पाकिस्तान की हालत तब्दील कर देंगे। बिल्कुल भी उनमें कैपेसिटी नहीं है। तो अगर हम ये कहें कि जी अगर आपने महंगाई को कम करना है मिसाल के तौर पर, तो महंगाई को कम करने के बड़े सिंपल से रूल्स होते हैं, लेकिन उसके लिए कैपेसिटी, अहलियत और ये सारी कॉम्पिटेंस और प्रोफेशनलिज्म भी तो होनी चाहिए। अगर आप में वो है ही नहीं, जो इस हुकूमत में शायद ही किसी वजीर में हो या वजीर आजम में तो बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर महंगाई 3 साल से ज्यादा हो गए। मतलब कोई लिमिट होती है कि 3 साल से ज्यादा हो गए। पूरे खत्ते में सबसे ज्यादा महंगाई क्यों होती है हमारी? पहले क्यों नहीं होती थी? वो कहते हैं मसनूई तौर पर रखा होता था, तो मसनूई तौर पर आप ही रख लें। 5 साल हमने रखा था ना महंगाई कम। हमने चीनी की कीमत 52 और 53 और 55 के दरमियान, तो चाहे माफिया से नहीं थे, इससे लोगों का क्या ताल्लुक है? तो सोल्यूशन नहीं हम दे सकते। अच्छा जुबैर साहब, आप कह रहे हैं सोल्यूशन नहीं दे सकते। एक तरफ महंगाई है, बेरोजगारी है, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी आपको बार बार अदम एतमाद का कह रही है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब क्या फरमाते हैं वो सुन लें, फिर उसके बाद आपकी राय लेते हैं। जी, तो शहबाज साहब क्या फरमा रहे हैं? हुकूमत के खिलाफ पंजाब में और मरकज में तहरीक अदालत बात पेश करेगी या नहीं? देखिए, ये जब वक्त आएगा तो इसके ऊपर हम मुशावरत करेंगे पीडीएम में, और पीडीएम में अगर ऐसा फैसला होता है तो फिर उस फैसले की रोशनी में हम भरपूर पार्लियामान में मौजूद तमाम पार्टी से मुशावरत करेंगे, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं आया। जी जुबैर साहब, वो शहबाज साहब कह रहे हैं आए तो जरूर करेंगे, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं आया। कब वक्त आ सकता है? एक तो अभी तक जो तय है, जाहिर है वो शहबाज साहब के आंसर में भी वो जो उन्होंने कर दिया, उसको अगर आप दूसरे तरीके से इंटरप्रेट करें कि फैसला यही है कि नहीं करेंगे, लेकिन आप फ्यूचर के बारे में कभी कुछ नहीं कर सकते। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि जो मैं पहले कह रहा था कि जो हमारा असूली तौर पर है कि हम इस किस्म की अकाड़ पचाड़ करके, इन हाउस चेंज करके, जिसमें फिर पीटीआई के मेंबर्स को भी अपने साथ मिलाना पड़ेगा और हुकूमत को इफेक्टिवली चलाने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हमने ये कभी अटेम्प्ट किया ही नहीं। और आपको भट्टी साहब पता है, पाकिस्तान में सिर्फ नंबर्स नहीं चाहिए होते हैं और बहुत सी सपोर्ट चाहिए होती है। सेनेट के वो चेयरमैन को हटाने के लिए 64 वोट थे, खड़े 64 हुए थे, वोट 50 निकले थे। तो सिर्फ नंबर से काम नहीं होता, बहुत सी दूसरी चीजें भी चाहिए होती हैं। और हम इस वक्त हुकूमत को ऐसा मौका नहीं देना चाहते कि हम अटेम्प्ट करें और फेल हो जाएं उसमें, और एक हुकूमत को एक जाहिर सी बात है वो तो बहुत पॉलिटिकल विक्ट्री होगी हुकूमत के लिए। तो अच्छा जुबैर साहब, अब ना नैब का तीसरा ऑर्डिनेंस आ गया है, आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन में शामिल है, तो मेरा आपसे सवाल है कि आप इस ऑर्डिनेंस को कबूल करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो अदालत में जाएंगे या क्या करेंगे? इसका ये तीसरा ऑर्डिनेंस है, आप इसको किस निगाह से देखते हैं?
हमने तो पहला वाला नहीं माना था। एक मुल्क में, एक तो ये जिस मुल्क में ये एक्सटेंशन का सिस्टम नहीं खत्म होता, 76 साल के हैं, मोअज़्ज़ज़ हैं जावेद इकबाल साहब। अभी अगर 22 करोड़ मुल्क में, लोगों के मुल्क में आपको एक नया नैब का चेयरमैन नहीं मिल सकता, तो मतलब मेरा ख्याल है कोई इसमें कोई अच्छी चीज नहीं है, खराबी सारी दुनिया देखेगी। दूसरी बात यह है कि नैब का में चेंजेस की हम हमेशा से डिमांड कर रहे थे कि चेंजेस होनी चाहिए, और खास तौर पर जिस बुरे तरीके से उसका इस्तेमाल किया गया और इंटरप्रेट किया गया पिछले 3 साल में, तो अभी भी जो नया आया उसको हम स्टडी कर रहे हैं। उसमें ये पता चल रहा है कि ये मरियम नवाज, शाहिद खान अब्बासी और ये तुम्हारे तमाम जो लोग हैं, जो हम जिन पर नैब के चल रहे हैं केसेस, वो उससे बेनिफिट नहीं करेंगे। अब ये अच्छी बात है कि वो बेनिफिट जरूर करेगी काबीना जिन्होंने चीनी को एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी थी आज से 2 साल के पहले, क्योंकि वो कलेक्टिव फैसला था। लेकिन शायद खान अब्बासी नहीं करेंगे क्योंकि उन पर केस बन चुका है। तो अभी क्या किस मुल्क में रह रहे हैं हम? अच्छा जुबैर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। एक तो आपसे पूछेंगे IMF से जो मामला तय की हुकूमत किस तरह कर रही है, कितनी महंगाई होगी, और आपके शहर से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब क्या फरमाते हैं, पहले वो 2 लफ्ज सुन लें। फैमिली के लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो, क्या समझिए कि हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है, PTI के लोग भी इंशाल्लाह ताला ऐसे बहुत लोग आएंगे। तो ये हवाओं के रुख जो है ना बिल्कुल बदल चुके हैं। जी जुबैर साहब, वो मुराद अली साहब कह रहे हैं हवाओं के रुख बदल चुके हैं। देखिए, कराची के हवाले से अगर आप बात करेंगे तो हवाओं का रुख बहुत बदल चुका है। हवाओं का रुख था ही नहीं उस तरफ, PTI की तरफ था ही नहीं 2018 से पहले। जबरदस्ती बक्से चुरा के, वोट चुरा के और पोलिंग एजेंट्स को धक्के दे के अपनी 14 सीटें दिलवा दी थी। अभी वो 14 में से 12 रह गई हैं। एक वहाँ से हार के थे बल्दिया से, और जो फैसल वाटर ने छोड़ी थी और आमिर लियाकत ने रिजाइन कर दिया, तो वैसे ही 12 रह गई। मैं आपको बिल्कुल विद ऑल ऑनेस्टी, एक कराची वाला होने के नाते मेरी असेसमेंट ये है कि आज अगर इलेक्शन होगा ना, 2 या 3 मैक्सिमम 4 सीटें PTI जीतेगी। PTI इज अ हिस्ट्री एज फार एज कराची इज कंसर्न, क्योंकि उन्होंने जो हरकतें की और उनकी हुकूमत होने के बावजूद, फेडरल हुकूमत होने के बावजूद, प्रेसिडेंट कराची से ताल्लुक है, गवर्नर का कराची से ताल्लुक है, जो यहाँ के हालात जिस तरह से खराब हुए हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट हम 80% कंप्लीट करके गए थे, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर। बसें मंगवाने में जो हुकूमत को 3.25 साल लग गए सिर्फ बसें मंगवाने में, तो आप उसका आप देखो, उसके बाकी पानी और दूसरे मामला तो आप देखें। और IMF का जो आपने सवाल पूछा था, IMF का इतने ज्यादा खराब कंडीशंस पाकिस्तान एक्सेप्ट कर रहा है, खास तौर पर सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक के हवाले से, और उस पर आपको जरूर गौर करना चाहिए कि वो जो हमारी जो इंडिपेंडेंस थी ना, स्टेट बैंक जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है वो IMF की शराइत पर बनाएगी, हुकूमत पाकिस्तान से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। वैसे भी स्टेट बैंक में जो गवर्नर साहब बैठे वो हैं ही IMF के, IMF ही वापस जाएंगे। वो आज भी IMF के पेरोल पर हैं, तनख्वाह नहीं मिलती उनको, लेकिन वो वापस IMF में ही जाएंगे। तो ऐसे शख्स से या उस कंडीशंस को जो हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होने, बिल्कुल महंगाई होगी, क्योंकि वो शरह सूद बढ़ाते चले जाएंगे जैसे उन्होंने पहले किया था। वो तो कोविड आ गया तो उन्होंने जबरदस्ती कम कर दिया, इतना प्रेशर आया था, लेकिन पूरे खित्ते में 13.25% किसी पाकिस्तान में 6% पर हम छोड़ के गए थे, डबल से ज्यादा कर दिया था। उसी की वजह से जो सबसे ज्यादा तबाही हुई थी पाकिस्तान की मईशत की, और वो डिवैल्यूएशन दूसरा जो 35-40। अच्छा जुबैर साहब, कुछ लोगों का आपकी पार्टी से ये दावा होता है कि PTI के अरकान असम्बली और हुकूमत के कोई लोग जो है ना हमसे राब्ते में, हमसे मुराद है मियाँ साहब से राब्ते में हैं या पार्टी के बड़े लोगों से राब्ते में हैं। हाउ ट्रू इज़ दैट? अगर ये राब्ते में हैं तो उनके कौन कौन लोग हैं जो आपसे रब्ता कर रहे हैं? अच्छा फ्रैंकली देखें, एक तो मैं बड़े लोगों में शामिल नहीं हूँ, तो मुझे तो नहीं पता। हम तो आपको बड़ा ही समझते हैं। नहीं, लेकिन वो एक तो वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, वो जाहिर सी बात है उधर लोगों का एक ज्यादा एक आपस में उनका अंडरस्टैंडिंग होती है। इतना मुझे पता है कि PTI के अलावा भी कुछ पार्टीज हैं जो हुकूमत के साथ हैं। ये मैं कह सकता हूँ कि हाँ, कि जिसका मुझे पता है मैं उसका कह सकता हूँ कि कुछ ऐसे दूसरे पार्टीज हैं, या
जो पीटीआई से ऑलरेडी रूठे हुए हैं। अच्छा जुबैर साहब, आपका मतलब है आप हुकूमत के इत्तेहादी मुस्लिम लीग नून के साथ राब्ते में, आप ये फरमा रहे हैं? राब्ते तो वैसे हमेशा होते हैं, लेकिन वो जंप मारने के लिए तैयार हैं कि अगर वो PMLN मूव करेगी तो वो जंप मारने के लिए तैयार हैं। जुबैर साहब बहुत शुक्रिया, वक्त कम था, आपसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। जुबैर साहब कह रहे हैं कि हुकूमत के इत्तेहादी लीग की तरफ जंप मारने के लिए तैयार है। नाजरीन अपना ख्याल रखिएगा, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह के